संभात वर्ग और शिव प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जितने भी नगर हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, संभात और शिल्पकार। और एक बात करें तो आप देखिएगा कि जब आप चैप्टर 1 पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता, उसमें आप देखे थे कि मतलब कि वहाँ पर उस एरिया में कोई रहता नहीं था, ठीक है ना। तो जिसके चलते उसको उस हड़प्पा सभ्यता के कुछ चीज़ों को खोजने में, मतलब उस हड़प्पा सभ्यता को खोजने में बहुत आसानी हुआ। तो उसको आसानी से खोद लेगा क्योंकि उस एरिया में लोग नहीं रहते थे। लेकिन जो ये एरिया है जिधर ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो महाजनपद हुए, ये तक कई कई महाजनपदों की राजधानी थी। तो उस समय जो हुए तो इधर लोग बसने लगे, मतलब इधर आम जनता रहती है। तो आम जनता बहुत दिनों से रहती है, तो भाई घर किसी का तोड़ के उधर खुदाई करने में रिस्क है, मिले या ना मिले फिर उसे घर चला जाएगा। तो लोग उतना इधर मतलब कि उतना बढ़िया से नहीं खोद पाए हैं। लेकिन जितना भी इतिहासकार खोज किए हैं ना, कुछ मिला है। जिस तरह से हमारे हड़प्पा सभ्यता में जो मिला है पुरातत्व, तो वैसे ही इधर से भी मिला हुआ है। तो हम वही आज बात करेंगे संभात वर्ग और शिल्पकार के बारे में। देखिए, हड़प्पा शहरों से भिन्न, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे कि उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई थी। जैसे आप फयंस आप देखे थे हड़प्पा सभ्यता में, फयंस जिसे बनता था ना, वो कुछ विशिष्ट था ना, फेमस था ना, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगता था, दुर्लभ था। वो अधिकांश मात्रा में बहुत कम मिला है। तो वैसे ही ये भी चीज़ें मिली हुई है। ये जो है ना, इनको हम लोग कृष्ण मर्जित पात्र कहते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण मर्जित पात्र। इन सभी पात्रों का इस्तेमाल अमीर लोग किया करते थे। संभवतः ऐसा पूरा तात्विक सोचते हैं कि जब ये मतलब कि इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ मिला है, तो हो सकता है कि इधर राजधानी थी, महाजनपद था, तो हो सकता है कि राजा वजा इस्तेमाल करता था इन सब चीज़ों का। सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी के दांत, शीशा जैसे तरह तरह के पदार्थों से बने उपकरण मिले हैं। उसके बाद हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी भी मिली हुई है। दूसरा शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। धनात्मक अभिलेख उसको कहते हैं, किसी भी धार्मिक संस्था में आप दान दीजिएगा तो उसको लिखवाइएगा ना, तो जब आप लिखवाइएगा तो उस अभिलेख को पुरातात्विक क्या बोले हैं? धनात्मक अभिलेख, ठीक है ना। जो दान में दिया गया है, जो चीज़ दिया गया है उसके बारे में लिखते हैं, इसलिए उसको धनात्मक अभिलेख बोलते हैं। देखिए, इस अभिलेख में क्या लिखा था? धनात्मक अभिलेख में दाता का नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। मतलब उसका नाम क्या था वो तो लिखाते था, लेकिन जो क्या व्यापारिक मतलब उसका काम था, उसका इनकम कहाँ से होता था, ये सब भी लिखा जाता था। इन अभिलेखों में नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में भी इन धनात्मक अभिलेखों में लिखा जाता था। जो ये लोग देते थे तो लिखते थे। श्रेणी उसको बोलते हैं, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ये दोनों मिलके व्यापारी देखिए सामान खरीदते थे और उसको बनाते थे अपने से, उसको फिर सेल करते थे। समय के अनुसार अगर मार्केट में धनी लोग थे, धनी लोग का अगर डिमांड था कि हमको ये चीज़ दो, तो उनको डिमांड को पूरा करने के लिए इन लोगों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया था। देखिए, आपको हम एक धनात्मक अभिलेख दिखाते हैं। उसमें एक मूर्ति मथुरा से मिला हुआ है, ठीक है ना। और उस मूर्ति पे लिखा हुआ है, देखिए ये जो मूर्ति है ना, ये वाला, देखिए यहाँ पर आपको कुछ लिखा है ना, ये नहीं दिखेगा आपको, कैसे कि फोटो ठीक से ये नहीं आया है। तो इस पे लिखा है यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है, ठीक। और इस प्राकृतिक में लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इस धर्मक स्थल में स्थापित किया था। देखिए, स्वर्णकार जो जो सोना चांदी का मतलब व्यापार करता है ना, वो उसकी पत्नी का नाम क्या है? नागपिया। यही मतलब कि इस मूर्ति को मतलब कि दिया था, ठीक है ना, मूर्ति में दान दी थी। ठीक है, ये मूर्तियाँ है, इसका कुछ ही भाग मिला हुआ है। तो ये धनात्मक अभिलेख है, ये देख लीजिए, ठीक है ना।
देखिए श्रेणी ऐसा पूरा ताजरी सोचते हैं कि शायद श्रेणी जो है ना पहले कच्चा माल को क्या करते थे, खरीदते थे, उसके बाद फिर उस सामान को तैयार करते थे और बाजार में जाके बेच देते थे। देखिए यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभावित लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरणों का प्रयोग किया होगा। हम आपसे बोले ना कि ये जो क्या करते थे, सामान खरीदते थे और उसको लेके घर पर बनाते थे और तब उसको जाके मार्केट में बेचते थे। मार्केट में देखिए अमीर लोग डिमांड करते थे कि हमको ये दो, तो उस चीज़ को बनाने के लिए इन लोगों ने दूसरा दूसरा उपकरण यानी लोहे का उपकरण का इस्तेमाल किया था बनाने के लिए, ठीक है ना, अमीरों के शौक को पूरा करने के लिए। धनात्मक अभिलेख किसको बोलते हैं भाई साहब? तो इस अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। जैसे मान लीजिए धार्मिक संस्थाओं के, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी मंदिर हो गया, आप उस मंदिर में कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप वो क्या होगा आपका, वो भाई साहब धार्मिक संस्था हो गया। आप उसमें दीजिएगा ना तो लिखिएगा ना कि ये मेरा नाम है और हम ये काम करते हैं, इतना लाख रुपया दिए हैं, ऐसा आप लिखवाते हैं ना, चाहे हम ज़मीन दे दिए हैं, इस ज़मीन पे ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे ये धनात्मक अभिलेख में हो जाएगा लिखाइएगा था। ठीक। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसे होता था? देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, मतलब जब समय था ना, उस समय लोग स्थल से और किधर से, स्थल से भी व्यापार करते थे और समुद्र से भी व्यापार करते थे, ठीक है ना। तो भाई साहब स्थल से तो व्यापार होता था, अब समुद्र से भी व्यापार होता है। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। अब देखिए भूमार्ग मतलब कि कैसे, भूमार्ग कह रहा है मतलब ज़मीन से, कैसे ज़मीन से जाइएगा भाई साहब? आप पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान आप देखिएगा ना, तो पाकिस्तान होते हुए अफ़गानिस्तान जाइएगा, अफ़गानिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान जाइएगा, चाहे ईरान जाइएगा, उसके बाद इराक जाइएगा, सीरिया जाइएगा, तुर्की जाइएगा, इस एरिया में आप जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हम दिखा रहे हैं वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना, वर्ल्ड मैप का नक्शा दिखाया, रुक जाइए। देखिए ये वाला हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना, हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब आप जाइएगा, ये वर्ल्ड मैप आप देख लीजिए। अब देखिए ये आप हमको ये बताइए कि हम आपसे क्या बोले, स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से आप जाइएगा ना, तो कहाँ से जाइएगा? ये आपका भारत है, इधर से पाकिस्तान होकर जाइएगा, फिर अफ़गानिस्तान जाइएगा, चाहे ईरान जाइएगा, अगर आपको इधर जाना होगा, इस साइड एरिया में जाएगा तो आप इधर से ही जाइएगा ऐसे, ठीक। और नदी के मार्ग से जाना होगा आपको, तो ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। और ये क्या है, हमारा बंगाल की खाड़ी है, और ये भाई साहब हमारा हिंद महासागर है, ठीक है ना। तो अगर समुद्र के द्वारा देखिएगा तो समुद्र से ऐसे व्यापार होता था, इधर से और इधर से भी बंगाल की खाड़ी तरफ से इधर चाइना की तरफ भी व्यापार होता था, ठीक है ना। तो शासक का किए भाई साहब, शासक का किया ना कि इस एरिया पे कंट्रोल कर लिए इधर, ठीक है ना, इस एरिया में क्या कर लिए, शासक कंट्रोल कर लिए। तो और इधर और इधर मतलब कंट्रोल कर लिए, इसलिए कंट्रोल कर लिए कि ये जो रास्ता था ना व्यापार मार्ग से मतलब इम्पोर्टेंट था, इधर से व्यापारी जाते थे। जब व्यापारी जाएंगे तो बोलता था ना कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमको टैक्स दो, ठीक है ना, ये सब बोलता था राजा, ठीक। हम आपको दिखाए हैं, नक्शा दिखाए हैं कि मध्य एशिया और उसे भी आगे तक भूमार्ग से लोग जाते थे पाकिस्तान होते हुए, ठीक है ना। समुद्र तट पर भी बने बंदरगाह से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए समुद्र से भी लोग व्यापार करते थे। आपको उस समय नक्शा दिखाइए दिए। देखिए उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया तक फैल गया था, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था, यह भी आपको हम दिखाए हैं नक्शा में। शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे कर लेते थे, क्या लेते, कर लेते थे, ठीक है ना। इन मार्ग पर कौन मतलब जाते थे, ठीक है ना, इन मार्ग पर कौन जाते थे? देखिए जो लोग पैदल यात्री थे वो लोग जाते थे, और बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी ये किधर से जाते थे, स्थल मार्ग से जाते थे। और तमिल भाषा में देखिए समुद्र से भी व्यापार होता था। तमिल भाषा में एक शब्द है मस्तुवन, ये जो आपको दिख रहा है नाम, तमिल भाषा में लिखा हुआ है, देखिए
मस्तुथुअन मस्तथुअन और प्राकृतिक में सत्यवाह और सेठी नाम के ये व्यापारी हैं। ये बहुत अमीर थे। ये लोग ना मतलब समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे। ये उधर से किधर से भाई साहब, अफ्रीका की तरफ से। ये लोग किन चीज़ों का व्यापार करते थे तो देखिए, नमक मतलब भारत से उधर लेके जाते थे, किधर, अफ्रीका की तरफ, एशिया यूरोप में लेके जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे जो सामान बनता था, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी। रोमन साम्राज्य के लोग ना भाई साहब काली मिर्च बहुत पसंद करते थे, ठीक है ना। कपड़ा, जड़ी बूटी, ये लोग भारत से हमारा यूरोप की ओर जा रहा था, व्यापार लोग करते थे समुद्र मार्ग से। ये जो नाम बुद्धि के गए, सतवाह और सेठी, और प्राकृतिक में भाई साहब ये लिखा है, और तमिल में मस्तुअन लिखा है। ये नाम के व्यापारी हैं, ठीक है ना, नाम है इनका। मस्तुअन क्या है, नाम है। सत्यथवाह क्या है, ये भी नाम है। सेठी भी नाम है। ये लोग समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे, और ये लोग इन चीज़ों का व्यापार करते थे। ये लोग बहुत धनी होते थे, ठीक है ना। सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। सिक्के देखिए, चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए थे। चांदी और तांबे के सिक्के कब ढाले गए थे भाई साहब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगाया था। इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। इसको किसने जारी किया था? राजा ने जारी किया था। अब देखिए, जो लोग ताकतवर होते थे, मतलब शक्तिशाली होते थे पैसा के मामले में, धन के मामले में, वो लोग भी अपना सिक्का जारी करते थे। इतिहासकार के अनुसार व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हैं, ठीक है ना। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था, ठीक है ना। सिक्का पे फोटो बनाया गया, मतलब कि प्रतीक बनाया गया, फोटो राजा का चित्र बनाया गया, और क्या किया गया भाई साहब, और उसका राजा का नाम किया गया, ठीक है ना। किसने जारी किया था? हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किया था। हिंद यूनानी शासकों का 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण था, ठीक है ना। किस पर नियंत्रण था? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किनका शासक था भाई साहब? यूनानी शासकों का। अब बोलिएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र का है। देखिए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र का होता है, जैसे आप भारत देख लीजिए, ये देखिए ऐसा हम पार दिए, ये जो हमारा ऊपर है ना, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक। तो क्या कर रहा है हमारा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की बात करें भाई साहब, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये वाला एरिया हमारा उत्तर हो गया ना, और पश्चिम ये वाला हो गया ना। तो इस एरिया में किधर, इस एरिया में उत्तर प्रदेश यानी राजस्थान, गुजरात और एरिया में इधर किसका शासक था, मतलब कि किसका अधिकार था? तो हिंद यूनानी शासकों का अधिकार था। कब? तो 2रा शताब्दी ईसा पूर्व में। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किया था। सोना का सिक्का के जारी किया था भाई साहब? कुषाण राजाओं ने जारी किया था। याद रखिएगा, फिर समय के अनुसार सोना का सिक्का मिलना बंद हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि लोग समय के अनुसार सोना का सिक्का का नाम मतलब एकत्रित करके नहीं रख पाए, जिसके चलते यह गायब हो गया। देखिए, जो कुषाण राजा थे ना कुषाण राजा सिक्का जारी किए थे, और रोमन साम्राज्य के राजा था, और ईरान के पार्थियन शासक, ये लोग भी सिक्का जारी किया था। इन लोगों का सिक्का और इनका सिक्का दोनों का वजन और आकार बराबर ही था, ठीक है ना। साइज और वेट सेम था इन दोनों का। इनका ये दो लोग सिक्का जारी किए थे। देखिए, हम आपसे उस समय बोले कि जो लोग राजा के अलावा जो लोग शक्तिशाली होते थे, वो लोग भी अपना सिक्का मतलब कि जारी करते थे। पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों के योद्धा लिखा है, ठीक है ना। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कबायली गणराज्यों ने भी सिक्का जारी किया था। योद्धा एक कबायली गणराज्य है, ये लोग भी सिक्का जारी किए थे। पूरा विदों को योद्धा शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिली है। योद्धा शासक किस चीज़ का सिक्का जारी किया था भाई साहब? तांबे का। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे, इसलिए मिलना कम हो गए थे, लोग इसको मतलब एकत्रित करके संग्रहित करके नहीं रखे थे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि समय के अनुसार महंगाई बढ़ी होगी तो सोना का अभाव कम हुआ होगा, जिसके चलते सोना का सिक्का नहीं बनाया जाने लगा। मुद्रा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे।
मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। सिक्कों पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि उनकी धातुओं का विश्लेषण एवं जिन संदर्भों में इन सिक्के को पाया गया है, इन सिक्का के बारे में अगर कोई भी अध्ययन करेगा ना, सिक्का के बारे में बताएगा ना, तो ये जो भी बताएंगे साइंटिस्ट व इतिहासकार, उनको हम मुद्रा शास्त्र बोलेंगे, ठीक है ना। सिक्कों का अध्ययन क्या होता है, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्का के बारे में जितना भी जानकारी देंगे यही लोग देंगे। अब ब्राह्मणी लिपि के बारे में पढ़ें। ब्राह्मणी लिपि, देखिए इस लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक अभिलेख में किया गया है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक में थे, ठीक है ना। जेम्स प्रिसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो ब्राह्मणी लिपि था 1838 में क्या लिखा था, उसका अर्थ निकाले थे ब्राह्मणी लिपि का अशोक के अभिलेख में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, मतलब कि कुछ बोले थे, जैसे कि देवनापिरिय का मतलब क्या, देवताओं का प्रिय, ठीक है ना। प्रियदर्शी, इसका मतलब देखने में सुंदर। अशोक अपने 8 वर्ष शासन पूरे किए तो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग आज जो हमारा उड़ीसा राज्य है, इसका नाम क्या था भाई साहब, कलिंग, प्राचीन में, ठीक है ना। जब अशोक गद्दी पे बैठा था, जब गद्दी पे बैठ गया ना, तो 8 साल बीता ना उसका, तब वो उड़ीसा पर अटैक किया, जबकि उस समय उसका नाम था कलिंग। और कलिंग भाई साहब जीत गया था, ठीक है ना। कब किया था अटैक, 8 वर्ष के बाद शासन किया, 8 वर्ष उसके बाद हमला किया। देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में तो 1.5 लाख पुरुषों को मतलब कि निकाल के बाहर कर दिया गया, निकाल दिए गए राज्य से। 1 लाख लोग मारे गए और इससे भी लोग ज़्यादा, 1 लाख लोग मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। मतलब इस युद्ध में इतना हुआ था कांड ना, डिटेल उतना फुल नहीं लिखा गया है, बस ऐसे ही अनुमान से बता दिया कि 1.5 लाख लोगों को राज्य से निकाल दिया गया था और 1 लाख लोग मर गए थे और उससे भी ज़्यादा के लोग, 1 लाख लोगों से ज़्यादा मृत्यु हुई थी। तो ये हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ये कुछ इम्पोर्टेंट एथी है। जैसे 600 से लेके 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो धान की रुपाई हुई थी। गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के, इन सभी का क्या हुआ था भाई साहब, तो विकास हुआ था, ठीक है ना। देखिए और बात करें तो 500 से लेके 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हुई थी। मतलब कि जो मगध के राजा थे वो मतलब कि अपने पकड़ बनाए थे, शासन अधिकार कर लिया था, अपने अंदर कर लिया था। 327 से लेके 325 ईसा पूर्व तक सिकंदर का आक्रमण, ठीक है ना। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। लगभग 272 से लेके 268 और 231 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल चला था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, ठीक है ना। 150 साल बाद तक, 150 साल जब हुआ ना, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का खत्म हो गया। लगभग 200 से लेके 100 ईसा पूर्व तक पश्चिम उत्तर में शक शासक, दक्षिण भारत में चोल, चेर पांड्य, दक्कन में सातवाहन लोगों ने अपना राज किया था। 100 से लेकर 200 ईस्वी तक। अब देखिए हम ईसा पूर्व ना, अभी ईस्वी में आते हैं। पश्चिम उत्तर के शक, मध्य एशिया के लोग शक रोमन व्यापार, सोने के सिक्के जारी किए थे। आप उसको याद कर लीजिएगा, ऐसा ही इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है ना। ये सब देख लीजिए। इसमें से ये जो है ना 78 ईस्वी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट ये वाला देखिएगा। कनिष्क का राजभवन हुआ था भाई साहब 78 ईस्वी में, ये बार बार पूछता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये देखिए 712 अरबों की सिंध पर विजय हुआ था 712 में। ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक। और ये भी याद कर लीजिएगा। कुछ आपको हम पिक्चर दिखाते हैं जो कि आपके बुक में है। ये देखिए, ये है कर्नाटक से मिला हुआ है, ठीक है ना। यह कब का है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, ठीक। ताम्रपत्र पे लिखा गया है, ये देखिए, ये अभिलेख है। ये देखिए सिक्का है, हिंद यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का है,
ये देख लीजिए, ये देखिए अशोक का अभिलेख, मतलब कि अशोक कैसे लिखता था, अशोक के ज़माने में किस तरह से लिपि का प्रयोग होता था। देखिए अगर ऐसे लिखा है ना, ये जो दिख रहा है आपको ना, इसका मतलब कि क होगा। ये डी, ऐसे डी लिखा है तो इसका मतलब च होगा। सी लिखा है तो इसे ध होगा, ऐसे द तो द, लिखे म। ये देखिए ऐसे लिखा होता है अभिलेख में, पढ़े हैं इसको जेम्स प्रिसेप। देवनागरी अक्षर, ये वाला ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणी लिपि है, और ये देवनागरी है, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है भाई साहब, ये वाला ब्राह्मणी और ये देवनागरी लिपि है। ये देखिए यहाँ पर भी एक अभिलेख है, ये अशोक का एक अभिलेख है, ठीक है ना। देखिए अभिलेख को लिखा हुआ है। गजब। कबो हमको इतिहास इतना अच्छा लगता है ना, हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसमें हमको दिखता है, हम अब हम क्या बोले, पास्ट हम जीते हैं इतिहास में। ये देखिए गुप्त का एक सिक्का है, ये देखिए आहत सिक्का है, ठीक है ना। आहत सिक्का उसको बोलते हैं, मतलब कि इसको किसी भी चीज़ को दबा कर निशानी से बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए आप कुछ बहरी से निशानी बनाया गया और उसको सिक्का पे धर के दबा देते थे तो उसमें आहत हो जाता है, इसीलिए इसको हम आहत सिक्का बोलते हैं। ये देखिए सिक्का है, ये योद्धे पंजाब हरियाणा में जो योद्धे गढ़ा था, वे लोग ये सिक्का जारी किए थे। ये वाला, ये वाला, ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला तो हम आपको दिखाई किए हैं, धनात्मक अभिलेख हुआ है। और ये देखिए भाई साहब एक राजा का मूर्ति मिला है। ये देखिए एक कुशार सिक्का है, आगे का भाग ये कनिष्क है और पीछे देवता है, ठीक है ना। ये कनिष्क है और ये देवता है। ये देखिए ये दीवाल दिख रहा है आपको, ये वाला ये दीवाल है। देखिए इन दीवारों का निर्माण क्यों किया जाता था, क्योंकि भाई साहब ये किलेबंद शहर थे और आक्रमण से बचने के लिए, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आगमन मार्ग महत्वपूर्ण अवस्थित था। ये देखिए पाटलिपुत्र है। यहाँ पर कुछ ये देख लीजिए, ये आपका जनपद है, महाजनपद, ठीक है ना। देखिए महाजनपद आपको इसे याद करिएगा, आपको ना एथी कर लीजिएगा। पहले तो आपको भाई साहब भारत के नाक से याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको याद होगा। ऐसे रटिएगा ना इंद्रप्रस्थ, कुरु, पंचाल, तो इसे आपको ना याद होगा। आपको भारत के नक्शा याद करिएगा, उसके बाद उस नक्शा में भरिएगा कि ये यहाँ पर है। कोशिश करेंगे कि हम इस पे वीडियो मतलब कि महाजनपद बना दें ताकि आपको याद हो जाए मैप के साथ में। तो दोस्त ये आपका भाई साहब चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसका PDF नोट्स यही है, आप ले लीजिएगा। जब आप इसको निकलवाइएगा ना तो ई वाला ना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब अगर आपका मन ना होगा तो ये पेज मत निकलवाइएगा, ठीक है ना। PDF निकलवा लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। लीजिए आपका चैप्टर 2 ख़त्म। कौन से भी कोई पूछ देगा ना, आप इसको पढ़े हैं ईमानदारी से तो 100% बता दीजिएगा। देख लीजिए भाई साहब 25 में 10 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है इस चैप्टर से, ठीक है। अब हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे उसके बाद।